हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 20 डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले 19 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ई टेस्ट एकेडमी की तमाम वीडियोस, तमाम पेपर्स मुकम्मल वजाहत के साथ होते हैं। उसी तरह उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज की इस वीडियो को भी मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज में किस तरह के सवालात को डिस्कस किया जाता है। व्यूवर्स, नोट कर लें, हम तमाम पेपर्स में से सवालात को फिल्टर करते हैं, हम उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं और उन तमाम पेपर्स में से हम ऐसे सवालात को मुंतखब करते हैं जो साबका पेपर्स में या मौजूदा पेपर्स में बार बार दोहराए जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें ऐसे सवालात भी मिलते हैं जो साबका और मौजूदा पेपर्स में 10 बार, 15, 20 बार भी आए हुए होते हैं। इसलिए हम उन तमाम रिपीटेड एमसीक्यूज को 1 बाय 1 ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर लगाते हैं। आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस नंबर को ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें ताकि आप भी रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट एकेडमी के स्टेटस देख सकें, स्टेटस की मदद से भी तैयारी कर सकें। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को ही देखकर बहुत से पेपर्स में कामयाब हो चुके हैं। हम रोजाना एक रिपीटेड एमसीक्यूज ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पर डिस्प्ले करते हैं। जैसे ही ये 25 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं तो इसकी हम एक मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बना देते हैं, और ये ऐसी वीडियो होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया गया है। बाज़ औक़ात हम क्वेश्चंस को इतना डीपली डिस्कस करते हैं कि अगर आप उन्हें लिखने बैठे तो कमो बेश एक पेज उसकी डिटेल में ही बन जाता है। इसलिए इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने इस एक वीडियो में कितना नॉलेज गेन किया है। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 476, सवाल नंबर 476। इससे पहले के 475 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पर और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस साबका तमाम पार्ट्स देख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ वाक़या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क में वाक़या है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में वाक़या है। इस स्टॉक एक्सचेंज का नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और इसे बिग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बिग बोर्ड भी इसे कहा जाता है। इस स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम को 17 मई 1792 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 477, कुरान मजीद में जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार आया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं, आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सकते हैं और पेपर से हटकर भी एक मुसलमान होने की हैसियत से ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह का पैगाम या वही लेकर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के पास आते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह पर आया है, लेकिन नाम के साथ जिक्र कुरान मजीद की 2 सूरा में 3 बार मौजूद है। इन 2 सूरा में सूरा अल बकरा और सूरा अल तहरीम शामिल हैं। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 97 और 98 और सूरा अल तहरीम की आयत नंबर 4 शामिल हैं। इन 3 आयात में जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। बहुत से पेपर्स में सूरा का पूछा गया है कि कितनी सूरा में नाम के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सूरा की तादाद 2 है और आयात की तादाद 3 है। ये 2 सूरा और 3 आयात ऐसी हैं जिनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम को बाय नेम डिस्कस किया गया है। इसके अलावा कई प्लेसेस, कई जगह ऐसी मिलेंगी आपको, कुरान मजीद की बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है, लेकिन नाम के साथ जिक्र सिर्फ इन 3 आयात और 2 सूरा में ही आपको मिलेगा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें ताकि हर क्वेश्चन के साथ आप कंफ्यूज ना हो। आपको हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको उन तमाम नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुहैया की गई है जो ई टेस्ट एकेडमी ने खुद तैयार किए हैं।
हमारे जितने भी नोट्स हैं ये पोस्ट वाइज हैं, ये तमाम बुक्स से अलग हैं। जितनी भी बुक्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे नोट्स उनसे डिफरेंट हैं और हमारे नोट्स तैयार करने से आप यकीनन इंशाल्लाह किसी भी पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 478, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। मुसद्दस 6 मिसरों पर मुश्तमिल शायरी को कहा जाता है। मुसद्दस के एक बंद में 3 शेर होते हैं और इस तरह ये 6 मिसरे बनते हैं। इसके साथ साथ रुबाई के बारे में भी आप नोट कर लें और गजल के बारे में भी नोट कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। रुबाई के एक बंद में 2 शेर होते हैं और इस तरह ये 4 मिसरे बनते हैं। गजल आजाद होती है। गजल में पहला मिसरा हकीकी होता है जबकि दूसरा मजाजी होता है। नज़म आजाद नहीं होती और नज़म एक मखसूस दायरा कार में लिखी जाती है। बहुत से पेपर्स में इसका डिफरेंस भी पूछा गया है कि नज़म और गजल में क्या फ़र्क है। इसमें यही फ़र्क है कि गजल आज़ाद होती है, जिस तरह मर्जी आप उसे लेकर चल सकते हैं, लेकिन नज़म आज़ाद नहीं होती। उसे एक तरीकाकार के तहत मखसूस दायरा कार में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 479, प्रोटेस्टेंट फिरका के बानी का नाम मार्टिन लूथर है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर नोट कर लें, प्रोटेस्टेंट फिरका जो है ये क्रिश्चियनिटी में है। ईसाइयत में एक फिरका है जिसका नाम प्रोटेस्टेंट है। वैसे तो और फिरके भी हैं जिनमें कैथोलिक वगैरह भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टेंट फिरका के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बानी का नाम मार्टिन लूथर था। ईसाइयत में 3 फिरके हैं, बेसिकली 3 मेन फिरके हैं जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स शामिल हैं। मार्टिन लूथर एक जर्मन उस्ताद और मजहबी ईसाई रहनुमा था। मार्टिन लूथर ने ईसाइयत में प्रोटेस्टेंट फिरका की बुनियाद 31 अक्टूबर 1517 में रखी। इसने मार्टिन लूथर ने ईसाइयत की फलाह बहबूद के लिए नुमाया खिदमात सरअंजाम दी। वीवर्स 1517 में कैथोलिक जो फिरका था ईसाइयत का, उसके जो अकायद थे उन अकायद की मुखालफत करते हुए मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट तहरीक या प्रोटेस्टेंट फिरका का आगाज किया। सवाल नंबर 480, मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? मस्जिद अक्सा इसराइल में वाक़या है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का किबला अव्वल भी कहा जाता है। मस्जिद अक्सा इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में वाक़या है। मस्जिद अक्सा का जिक्र सफ़रे महराज में भी मौजूद है। मस्जिद अक्सा में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई थी और उसके बाद बुराक के जरिए 7 आसमानों के सफर पर रवाना हुए थे। ये वो मस्जिद है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों से तामीर करवाया। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। जैसे ही आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस ना करने की सूरत में फ्यूचर में आपको लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स नहीं मिल सकेंगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट के ये तमाम सवालात जो हम 20 पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, इन तमाम को हमने नोट्स की सूरत में कंपाइल कर लिया है। नोट्स में वो तमाम डिटेल मौजूद है जो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये तमाम वर्डिंग, ये तमाम अल्फाज आपको हमारे डेली टेस्ट ऑन ई टेस्ट सीरीज के नोट्स में मिलेंगे। ये नोट्स स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए आपके लिए बेहतरीन अहम साबित होंगे इंशाल्लाह। अगर आप ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट और ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 481, 100 तक कितने आदाद 7 से तकसीम होते हैं? 100 तक 14 आदाद ऐसे हैं, 14 डिजिट्स ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। इन 14 डिजिट्स में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 99 शामिल हैं। ये 14 आदाद ऐसे हैं
جو 7 پر پورا 7 سے پورا تقسیم ہوتے ہیں. اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو ویڈیو کو روک کر چیک کر سکتے ہیں. یہ جو 14 اعداد آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں لکھ لیں. یہ کویسچن مختلف پیپرز میں رپیٹ ہوا ہے. سوال نمبر 482. نظم طلوع اسلام کس نے لکھی؟ نظم طلوع اسلام علامہ محمد اقبال نے لکھی. یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے. طلوع اسلام نظم کو رائز آف اسلام یا اسلام کا آغاز بھی کہتے ہیں. علامہ محمد اقبال نے طلوع اسلام نظم پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں لکھی. یہ نظم علامہ محمد اقبال کے پہلے شعری مجموعہ بانگ درا کی آخری نظم ہے. طلوع اسلام نظم 9 بندوں اور 72 اشعار پر مشتمل ایک وسیع نظم ہے. سوال نمبر 483. کپاس کا پھول کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ ویورز یہ ایسا کویسچن ہے جو بہت سے پیپرز میں، اگر میں اسے 80% پیپرز کا نام دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ کویسچن 80% پیپرز میں تقریباً رپیٹ ہوا ہے. کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ ہے. آپشن سی یہاں پر صحیح جواب ہے. احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ عوان تھا. آپ 20 نومبر 1916 کو خوشاب میں پیدا ہوئے اور 10 جولائی 2006 کو لاہور میں وفات پائی. کپاس کا پھول کتاب کو 1973 میں شائع کیا گیا. کپاس کا پھول افسانہ مائی تاجو نام کی ایک عورت کی کہانی پر مشتمل ہے. احمد ندیم قاسمی نے 50 سے زائد کتب لکھی. ویورز ایک مائی تھی جس کا نام تھا تاجو مائی. اس کے گرد یہ کہانی، یہ افسانہ گھومتا ہے. یہ ایک خاتون تھی جس نے ایک پٹواری سے شادی کی. پٹواری جو تھا اس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. جب اسے پتا چلا تو یہ روٹ کر اپنے میکے چلی گئی، اور کیونکہ پہلے بھی اس نے پسند کی شادی کی تھی تاجو مائی نے اس پٹواری سے، تو یہ اس طرح کی ایک کہانی ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے. اسے آپ فرصت میں ضرور پڑھیے گا. اسے پڑھنے سے آپ کو ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ کپاس کا پھول جو ہے یہ کیسی کہانی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ کویسچن جو ہے یہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا. سوال نمبر 484. برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ دورانیہ کس وائس رائے کا تھا؟ ویورز برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ دورانیہ لارڈ لینتھگو کا تھا. آپشن ڈی یہاں پر صحیح جواب ہے. وائس رائے لارڈ لینتھگو کا اصل نام وکٹر الیگزینڈر جان ہوپ تھا. اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ کے ایک قصبہ لینتھگو سے تھا، اور اسی قصبہ کے نام کی مناسبت سے اس کے نام کے ساتھ لینتھگو لکھا گیا ہے. لارڈ لینتھگو برطانوی انڈیا کا سابقہ گورنر جنرل بھی رہ چکا ہے. یہ 1936 سے لے کر 1943 تک بطور گورنر جنرل آف انڈیا اور بطور وائس رائے ہند تعینات رہا. اس کا تعلق ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کے خاندان سے ہے. سوال نمبر 485. دیے گئے نمبرز میں سے کون سا ایک نمبر یا مقدار مختلف ہے؟ ویورز یہاں پر آپ کو 5-6 ویلیوز دی گئی ہیں. ان 5-6 ویلیوز میں سے ایک ویلیو ایسی ہے جو باقی ویلیوز سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر 12 ہے، 28 ہے، 49 ہے، 65 ہے، 35، 21. یہ ویلیوز ہیں. ان میں سے ایک ویلیو آپ نے ڈھونڈنی ہے جو باقی دوسری ویلیو سے ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر آپشن سی 65 ایسی ویلیو ہے جو دوسری ویلیوز سے ڈیفرنٹ ہے. ویورز ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کی ہوئی ہے. آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ای ٹیسٹ موبائل ایپ سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک بک ہوتی ہے. آپ ہماری یہ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس موبائل ایپ سے آپ کو پاکستان کی تمام آسامیوں کے پیپرز ملیں گے، مکمل حل شدہ ملیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ملیں گے. گوگل پلے اسٹور میں جا کر آپ نے ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے. آپ کو پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ملے گی. اسے ڈاؤن لوڈ کریں. کسی بھی پیپر کی، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی، کسی بھی پوسٹ کی تیاری بالکل فری آف کاسٹ کریں. آپ سے صرف ہمیں یہی فیڈ بیک چاہیے کہ جیسے ہی آپ ہماری اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ہماری اس ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیں. کویسچن نمبر 486. کس پیغمبر کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے. ویورز یہاں پر کچھ پیغمبروں کے القابات، کچھ پیغمبروں کے لقب آپ یاد کر لیں. بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے. نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے. اور داؤد علیہ السلام کا لقب نجیب اللہ ہے. یہ ایسے القابات ہیں جو بہت سے پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں. انہیں یاد کر لیں. آنے والے پیپرز میں، انٹرویوز میں آپ کے کام آئیں گے. کویسچن نمبر 487.
1400 का 14% कितना होगा? 1400 का 14% 196 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर जी, जो परसेंटेज है ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। यहाँ पर 1400 का 14% हमने आपसे पूछा है। यहाँ पर वैल्यूज चेंज होगी, यहाँ पर कोई और वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर परसेंटेज कोई और हो सकती है, लेकिन ये सेम स्टेटमेंट कई पेपर्स में रिपीट हुई है और आने वाले पेपर्स में भी इंशाअल्लाह ताला ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बहुत से पेपर्स में रिपीट होगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। इसे सॉल्व करने का तरीका इंतहाई सिंपल है। आपने क्या करना है, 14 को आपने 100 से डिवाइड करना है, 14/100 मल्टीप्लाई बाय 1400। इसे मैं उर्दू में बताता हूं, 14/100 ज़रब 1400। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1400 का 14% आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में आपने यही करना है, जितनी परसेंटेज आपको कही जाए उसे 100 से डिवाइड करें और टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 488, चीन और भारत के दरमियान बाउंड्री लाइन का क्या नाम है? चीन और भारत के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम MC माहन लाइन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इस बाउंड्री लाइन का नाम ब्रिटिश सेक्रेटरी खारजा हेनरी MC माहन के नाम पर रखा गया। ये बॉर्डर लाइन 1914 की शिमला कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सेक्रेटरी खारजा की जानिब से मुकर्रर की गई। MC माहन लाइन की लंबाई 550 मील या 890 किलोमीटर है। चीन इस बाउंड्री लाइन को तस्लीम नहीं करता। चीन का कहना है कि चीन शिमला कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं था, और दूसरी बात यह कि चीन का बहुत सा इलाका इंडिया को, भारत को दे दिया गया, और यही वजह है कि चीन आज तक MC माहन को तस्लीम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 489, एशिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से कितने पहाड़ पाकिस्तान में वाक़या हैं? एशिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 5 पहाड़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में वाक़या हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको पिन पॉइंट बताने लगा हूँ। आप इन तमाम पहाड़ों के नाम और इनकी हाइट लाजमी याद रखें। बहुत से पेपर्स में इनके नाम और बहुत से पेपर्स में इनकी हाइट पूछी गई है। नोट कर लें, आपको इनके नाम और हाइट बताई जाने लगी है। सबसे पहले K2 है। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर्स है। K2 को गॉडविन आस्टन भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन या कातिल पहाड़ भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 8126 मीटर्स है। तीसरे नंबर पर गशर ब्रह्म 1 है, जिसकी बुलंदी 8080 मीटर्स है। चौथे नंबर पर गशर ब्रह्म 2 है, जिसकी बुलंदी 8035 मीटर्स है। और पांचवें नंबर पर ब्रॉड पीक है, जिसकी बुलंदी 8051 मीटर्स है। नोट कर लें, ये तमाम के तमाम पांचों पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या हैं। क्वेश्चन नंबर 490, सवाल नंबर 490, कंप्यूटर माउस किस किस्म की डिवाइस है? कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा आप तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस याद कर लें। बहुत से पेपर्स में इनपुट और बहुत से पेपर्स में आउटपुट डिवाइसेस को रिपीट किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम में 2 किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जिनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस शामिल हैं। इनपुट डिवाइसेस का काम कंप्यूटर को हदायत फराहम करना होता है, जबकि आउटपुट डिवाइसेस का काम दी गई हदायत पर अमल करके रिजल्ट मुहैया करना होता है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन वगैरह शामिल हैं। ये तमाम इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं। व्यूअर्स, अगर आप किसी भी असामी के करंट एंड पास्ट पेपर्स तैयार करना चाहते हैं तो वो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयार कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स परेशान होते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हमें मैसेजेस करते हैं, फलां पोस्ट का पेपर चाहिए हमें। कोई सिंध से मैसेज कर रहा है, कोई पंजाब से, कोई KPK से, कोई बलूचिस्तान से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मैसेजेस आ रहे होते हैं, उन्हें पेपर्स नहीं मिलते। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ई टेस्ट वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आपको तमाम असामियों के, पाकिस्तान में जितनी भी असामियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उन तमाम जॉब्स के करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पेपर्स ही मिलेंगे, चाहे वो पंजाब के पेपर्स हैं, चाहे वो KPK के हैं, चाहे सिंध या बलूचिस्तान के हैं। तमाम सूबों के पेपर्स आपको अलग अलग मिलेंगे और हर सूबे का पेपर आपको पोस्ट वाइज मिलेगा। अगर आप टेस्टिंग सर्विस वाइज तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ईटा के पेपर चाहिए, आपको SPSC के चाहिए, FPSC, PPSC, BPSC,
کوئی بھی کسی بھی ٹیسٹنگ سروس کا پیپر چاہیے تو آپ ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ای ٹیسٹ ویب سائٹ بالکل فری آف کاسٹ ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا اسے وزٹ کرنے کا۔ آپ نے گوگل میں جا کر ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کرنا ہے، آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ ویب سائٹ آئے گی، اسے اوپن کریں اور کسی بھی پوسٹ کی کسی بھی ٹیسٹنگ سروس کی تیاری بالکل فری آف کاسٹ کریں۔ کویسچن نمبر 491، ضلع سوات کس ڈویژن میں واقع ہے؟ ضلع سوات مالاکنڈ ڈویژن میں واقع ہے، آپشن اے یہاں پر صحیح جواب ہے۔ ضلع سوات مالاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ سوات خیبر پختونخوا کا آبادی کے لحاظ سے 15ویں نمبر پر بڑا ضلع ہے۔ صوبہ کے پی کے کی 7 ڈویژنز ہیں جن میں سے ایک مالاکنڈ ہے۔ سوات کے مقامی علاقہ میں سوات کو ڈیرہ سوات بھی کہا جاتا ہے۔ سوات بنیادی طور پر ایک آزاد نواب ریاست تھی جسے انگلش میں پرنسلی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ریاست کو 1849 میں قائم کیا گیا۔ سوات ریاست نے 1969 میں پاکستان میں ضم ہونے کا مرج ہونے کا فیصلہ کیا۔ سابقہ سوات ریاست اس وقت سوات، دیر، بنر اور شانگلہ ضلع کی صورت میں موجود ہے۔ سوات میں قدیم دور کی بدھ مت مذہب کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 492، نیب کو کب قائم کیا گیا؟ نیب کو 16 نومبر 1999 کو قائم کیا گیا۔ نیب سٹینڈز فار نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ ویورز یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جسے جنرل پرویز مشرف نے قائم کیا تھا۔ اس ڈپارٹمنٹ کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملک سے کرپشن اور بدعنوانی کو ختم کیا جائے۔ نیب ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اس ادارہ کے سربراہ کو چیئرمین کہا جاتا ہے اور اس ادارہ کا جو چیئرمین ہے، سربراہ ہے، اس کی مدت کا دورانیہ 4 سال ہوتا ہے۔ نیب کے پہلے چیئرمین کا نام لیفٹیننٹ سید محمد امجد تھا، جبکہ اس وقت 2023 میں جو اس کے موجودہ چیئرمین ہیں ان کا نام آفتاب سلطان ہے۔ اگر فیوچر میں یہ تبدیل ہو جائے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سوال نمبر 493، رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا براعظم کون سا ہے؟ ویورز رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا براعظم افریقہ ہے۔ یہاں پر آپ کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیں، بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ بہت سے پیپرز میں پہلا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم پوچھا گیا ہے، بہت سے پیپرز میں دوسرا پوچھا گیا ہے، بہت سے پیپرز میں اس کی جو رقبے کی ویلیوز ہیں، کیلکولیشنز ہیں، وہ پوچھی گئی ہیں، اور بہت سے پیپرز میں یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیں ایشیا یا افریقہ، کوئی بھی آپ براعظم لے لیں، رقبے کے لحاظ سے دنیا کا کتنویں نمبر پر بڑا براعظم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کا کل رقبہ دنیا کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے۔ یہ تمام انفارمیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، نوٹ کر لیں۔ دنیا میں کل 7 براعظم ہیں جن میں رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم ایشیا ہے، جس کا کل رقبہ 44.58 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پوری دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 30% بنتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم ہے وہ براعظم افریقہ ہے۔ براعظم افریقہ کا کل رقبہ 30.37 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو کہ پوری دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 20.4% بنتا ہے۔ سوال نمبر 494، پاکستان کتنی بار UNSC کا ممبر رہ چکا ہے؟ پاکستان 7 بار UNSC کا ممبر رہ چکا ہے۔ UNSC stands for United Nations Security Council۔ United Nations کے 6 مین آرگنز ہیں جن میں سیکیورٹی کونسل بھی شامل ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے کل ممبران کی تعداد 15 ہوتی ہے، جن میں 5 مستقل ممبرز ہوتے ہیں جبکہ 10 غیر مستقل ممبرز ہوتے ہیں۔ غیر مستقل ممبرز کا جو ٹینیور ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، وہ 2 سال ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد دوسرے ممالک کو ممبرشپ دے دی جاتی ہے۔ ویور یہ جو ممبرشپ ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی، یہ الفابیٹیکلی ہوتی ہے، ABCD اس طرح الفابیٹکلی جو کنٹریز آتی جاتی ہیں انہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 2 سال کے لیے ممبرشپ دے دی جاتی ہے۔ پاکستان 1947 سے لے کر اب تک 2023 تک 7 بار سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر رہ چکا ہے۔ اگر آپ تفصیل نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ پہلی بار پاکستان 1952 سے لے کر 1953 تک، دوسری بار 1968 سے لے کر 1969 تک، تیسری بار 1976 سے لے کر 1977 تک، چوتھی بار 1983 سے لے کر 1984 تک، پانچویں بار 1993 سے لے کر 1994 تک، چھٹی بار 2003 سے 2004 تک، اور ساتویں بار پاکستان 2012 سے 2013 تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل ممبر رہا۔
क्वेश्चन नंबर 495, पाकिस्तान ने ओलंपिक्स खेलों में कितने गोल्ड मेडल जीते? पाकिस्तान ने ओलंपिक्स खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। नोट कर लें, पाकिस्तान ने पहली बार 1948 में ओलंपिक्स गेम्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान 3 गोल्ड मेडल जीत चुका है और ये तीनों के तीनों गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हॉकी के खेल में जीते। पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल 1960 में जीता, दूसरा गोल्ड मेडल 1968 में जीता, तीसरा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1984 में जीता। वीवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक पिन पॉइंट बताने लगा हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं लेकिन उसके बावजूद पेपर्स में, इंटरव्यूज़ में फेल हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो खुद को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। जो कैंडिडेट्स अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखते हैं वो किसी भी पेपर को, किसी भी इंटरव्यू को आसानी से पास कर लेते हैं। अगर आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप हमारा ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, इन तमाम लिंक्स को, इन तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। इन अपडेट्स की मदद से आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट अकेडमी का अकाउंट मौजूद है। उन तमाम को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स में लिंक्डइन, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियोस वगैरह के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। सवाल नंबर 496, सेक्रेटरी जनरल यूएन की मुद्दत का दौरानिया कितना होता है? यूएन सेक्रेटरी जनरल की मुलाजमत का दौरानिया, मुद्दत का दौरानिया 5 साल होता है। जो भी सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है वो 5 साल तक बतौर सेक्रेटरी जनरल यूएन खिदमात सर अंजाम दे सकता है। अगर आप इस तमाम इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल नंबर 97 पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 97 में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है कि सेक्रेटरी जनरल यूएन को 5 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन मौजूद है कि अगर उसी शख्स को दोबारा सेक्रेटरी जनरल यूएन अपॉइंट करना है तो किस तरह से उसे दोबारा मजीद 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। ये तमाम सिफारिशात, ये तमाम कंडीशंस यूनाइटेड नेशंस चार्टर, यूनाइटेड नेशंस का जो आइन है उसके आर्टिकल 97 में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 497, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में किस मुल्क ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी? वीवर्स, ये एक फ्रेंडली मैच था जिसे सऊदी अरब ने जीता था। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में 20 दिसंबर 2022 को सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को शिकस्त दी। सऊदी अरब ने इस जीत का जश्न मनाने के लिए 21 दिसंबर 2022 को पूरे मुल्क में आम तातील का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 498, रेड क्रॉस को कितने नोबेल प्राइज दिए गए हैं? वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। रेड क्रॉस को अब तक 3 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को अमन के 3 आलमी अवार्ड, 3 पीस प्राइज दिए जा चुके हैं, जिनमें पहला पीस नोबेल प्राइज 1917 में दिया गया, दूसरा पीस नोबेल प्राइज 1944 में दिया गया और तीसरा लेटेस्ट नोबेल प्राइज जो है वो रेड क्रॉस को 1963 में दिया गया। सवाल नंबर 499, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में वाक़या है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक को जुलाई 1944 में कायम किया गया। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से एक मीटिंग मुनक्कद हुई थी जिसमें ममालिक की मुआशी हालत बेहतर बनाने पर डिस्कशन की गई और इसी मीटिंग में वर्ल्ड बैंक को कायम करने की तजवीज़ दी गई और इसी मीटिंग में वर्ल्ड बैंक को कायम किया गया। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक में मेंबर ममालिक की तादाद 174 है। वर्ल्ड बैंक के मौजूदा सदर का नाम डेविड मेलपास है। क्वेश्चन नंबर 500, मकरान कोस्टल हाईवे की लंबाई कितनी है? मकरान कोस्टल हाईवे की कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में किलोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत से पेपर्स में माइल्स, मील के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोट कर लें, मकरान कोस्टल हाईवे की कुल लंबाई 653 किलोमीटर या 406 मील है। मकरान कोस्टल हाईवे कराची और ग्वादर को आपस में मिलाती है। ये सूबा सिंध और बलूचिस्तान को आपस में मिलाने के लिए एक लिंक हाईवे है। मकरान कोस्टल हाईवे को N10 भी कहा जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO ने तामीर किया।
مکران کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا کام 2000 میں شروع ہوا اور 14 دسمبر 2004 کو مکمل ہوا اور تب ہی اسے آپریشنل کر دیا گیا۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیلی ٹیسٹ آن ای ٹیسٹ سیریز کے 21 پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہے 21 پارٹ میں بھی ہم تمام موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ MCQs کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ اکیڈمی کا یہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں تمام موسٹ امپورٹنٹ ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔